चलिए गाइस, सो आज हम लोग डे 1 पे स्टार्ट कर रहे हैं यूएस टैक्सेशन बेसिक। तो आज 1 जुलाई है और सभी बच्चे जुड़ रहे हैं। 1-2 मिनट वेट करेंगे तो हम थोड़ा सा ओरिएंटेशन और इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि यूएस टैक्सेशन में बेसिक फंडामेंटल्स। देखिए, इस प्रकार का एक नया आपको और कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि क्या सर टैक्सेशन का भी फंडामेंटल्स होना चाहिए। देखिए, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। सबसे पहले आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो सकते हैं और आपने कभी भी कोई लॉ सब्जेक्ट को उतना डिटेल नहीं पढ़ा होगा। टैक्सेशन बेसिकली एक लॉ और एक प्रोविजंस वाला सब्जेक्ट होता है। तो आपको एक ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो नहीं करनी है यहाँ पे कि हमने पढ़ा उसको क्रैमिंग कर लिया या न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन, आपको लॉ मेकर का ऑब्जेक्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस ऑब्जेक्ट को लेकर ये प्रोविजन बनाया गया है। तो यूएस टैक्सेशन बेसिकली इनरोल्ड एजेंट और यूएस सीपीए के रेगुलेशन में स्टार्ट होता है। दोनों सब्जेक्ट की क्लासेस हमारी अलग अलग चलती है, लेकिन ये एक बेसिक क्लासेस है जिसमें कि हम टैक्सेशन के बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आपको ये जो 30 आवर्स के अराउंड लेक्चर्स होंगे, इसका एजेंडा मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि इसका एक वीडियो भी मैंने आप यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, वो भी आप सभी को भेज दूँगा। यहाँ हम उन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को सॉल्व भी करेंगे और आपके फाउंडेशन ऑफ टैक्सेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सॉरी। तो अगर हम पूरे टैक्सेशन के सिनेरियो को समझें, करिकुलम को समझें, तो बोर्ड में 3 चीज़ें आपको मेंशन दिख रही होंगी: इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन और पार्टनरशिप। इसके अलावा भी होते हैं, स्टेट्स होता है, ट्रस्ट होती है, लेकिन अभी हमने ब्रॉडली 3 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया है कि एक तो इंडिविजुअल का टैक्सेशन हमें समझना होगा, आपके करिकुलम का पार्ट है। उसके बाद कॉरपोरेशन में जैसे कंपनी के बारे में बात करें तो इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी चलती है। यहाँ थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है आपका एस कॉरपोरेशन और सी कॉरपोरेशन का है। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसके बाद एक पार्टनरशिप। तो ये 3 को मिलाकर मेजॉरिटी 85% कोर्स आपके सिलेबस में कवर होता है। चाहे ईए की बात करूं, चाहे मैं यूएस सीपीए पे रेगुलेशन की बात करूं। तो आज हम डे 1 पे जो स्टार्ट करने वाले हैं उसको तो हमने समझना है, लेकिन मैंने एक बोर्ड पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है, आप इसको देख लीजिए बड़े अच्छे से। 2 सेकंड आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। मीनवाइल सारे बच्चे जुड़ रहे हैं कि अगर आपको यूएस टैक्सेशन में मास्टरी अचीव करनी है ना, तो आपको ये चीज़ों के ऊपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले मैंने क्या मेंशन किया है, अगर आप देखें, मैं एक एक चीज़ को डिस्कस करूंगा, फिर हम हमारा सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे। तो आप बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा इनकम। अब इनकम कौन कौन सी हो सकती है उसके बारे में आपको डे 1 से पता होना चाहिए कि किसको हम इनकम में एक्सक्लूड करेंगे और किसको इंक्लूड करेंगे। तो जैसे उसके बाद इनकम के बाद आती है डिडक्शन। डिडक्शन मतलब कि जब आप कोई इनकम कमाते हैं, इनकम को अर्न करते हैं, तो उसको अर्न करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्सपेंसेस, उसको हम यहाँ डिडक्शन के नाम से जानेंगे। वैसे यूएस टैक्सेशन में बहुत सारी डिडक्शंस आप पढ़ेंगे, क्रेडिट्स पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शंस पढ़ेंगे, आइटमाइज पढ़ेंगे, बिजनेस डिडक्शंस पढ़ेंगे, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको अगर यूएस टैक्सेशन में मास्टरी को अचीव करना है तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ये इनकम, इसको इनकम मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये एक्सपेंडिचर है या नहीं, इसकी डिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है, किस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता। एग्जम्पशन का मतलब है कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता। अगर आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है, अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्रैम नहीं किया आपने कि आपने मगअप कर लिया कि ये चीज़ एग्जम्प्टेड है। आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड होना चाहिए। आप 15% सिलेबस को समझ गए, 15 to 20%। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप थोड़े से इंडिया के जो स्टूडेंट हैं वो 5 हेड पढ़ते होंगे,
पीजीबीपी, बिजनेस प्रोफेशन, सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी आपको हेड्स तो ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे 5 हेड बना दिए गए, लेकिन आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम और लॉसेस कैसे होगा, बिजनेस में कौन सी आएगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या आएगा, कैपिटल गेन क्या है, सैलरी एंड वेजेस। आपको डे 1 से जब आप एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको क्लियर क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि ये बिजनेस की इनकम है, कैपिटल गेन है, ये सैलरी। ये क्लासिफिकेशन में कन्फ्यूजन होगा। इस फंडामेंटल्स क्लासेस का पर्पस ही यही है कि आपके इस कन्फ्यूजन को भी दूर करना। फिर पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, बिजनेस लॉसेस, कैपिटल लॉसेस, एक्टिव लॉस, पैसिव लॉस। ये बोर्ड पर ये जो चीज़ें हैं, इसका ओवरऑल अगर परसेंटेज देखा जाए तो 40 to 50% तो यही पोर्शन है। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब स्टूडेंट पूरे करिकुलम को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये चीज़ों उनके माइंड से स्किप हो जाती है। ये आप देख लीजिए, बोर्ड पे मैंने मेंशन किया। लेकिन इस फंडामेंटल क्लासेस के बाद जब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा तो आपको डे 1 से पता होगा कि सर क्लासिफिकेशन भी पता होगा, क्या डिडक्शन है, क्या इनकम है, क्या यूज। इस तरीके से इस करिकुलम को मैंने डिज़ाइन किया। तो अगर आप यूएस टैक्सेशन सीपीए में पढ़ रहे हैं या इनरोल्ड एजेंट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सब में ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके काम आएगी। हमारी यूएस टैक्सेशन की, इनरोल्ड एजेंट की जो मेन क्लासेस है वो अलग सेटअप पे चलती है, अलग तरीके से चलती है। लेकिन ये जो 30 आवर्स है ये आपको मेन करिकुलम को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर देंगे और आपका पास होना 100% श्योर हो जाएगा इस लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करने के बाद। ये 30 घंटे मैंने सोचा हुआ है, ये 30 आवर्स। तो आज 1 जुलाई है, तो ऑलमोस्ट 15 अगस्त तक हम इस फंडामेंटल के बैच को कंप्लीट कर लेंगे। और जो हमारा एक नया शेड्यूल आपको मिल जाएगा इनरोल्ड एजेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का, जो हमारी क्लासेस नई स्टार्ट होने वाली है पार्ट 1 की, उसका शेड्यूल अलग है, ये शेड्यूल अलग है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इन लेक्चर्स के आपको नोट्स भी मिलने वाले, प्लस आपको इनके वीडियोस भी हमारे वेब पोर्टल पे भी मिलेंगे, कुछ सैम्पल बेसिस पे यूट्यूब पे भी डाल देंगे, सो एक आइडिया लग सके। तो यहाँ मैंने आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को प्रेजेंटेशन के थ्रू इजी वे में समझाना है। मैं हर बार बोलता हूँ, यूएस टैक्सेशन इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक ईजी। तो इसको आसान बनाने के लिए ही हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। और यूएस सीपीए के लिए हमारी एक सीरीज और स्टार्ट हो रही है, जो कि सिमुलेशंस इन ए लाइव बैच। जैसे हमारी यूएस सीपीए में फार के फंडामेंटल्स चलते हैं, ऐसे टैक्सेशन का फंडामेंटल ये चल रहा है। उसके बाद सिमुलेशन की सीरीज, लाइव क्लासेस अदर सब्जेक्ट की, अदर टॉपिक्स की अलग टाइप पे कंडक्ट हो रही है। सो स्टार्ट करते हैं कि सर इसको किस तरीके से हमने समझना है। बिगिनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या चीज़ होने वाली है, वो एक एक चीज़ को हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आई गेस ऑलमोस्ट सारे बच्चे जुड़ गए, कुछ एक बच्चे और रह गए हैं। तो जैसे ही वो आ जाते हैं तो हम बिल्कुल, क्योंकि पहला लेक्चर है तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। सो अब हम थोड़ा सा करिकुलम को भी समझ लें। इनरोल्ड एजेंट यूएस टैक्सेशन में देखिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो जो पार्ट 1 है बेसिकली वो इंडिविजुअल का है, मतलब इंडिविजुअल का जो भी टैक्सेशन होता है। तो पूरा करिकुलम और फिर अप्रोच जो आपको करनी है वो आपको यहाँ पे पूरी बताई जा रही है। आप देखिए टोटल मिला के पार्ट 1 में 14 यूनिट है, 14 यूनिट्स पार्ट 1 में है। सो जुलाई चल रहा है, इस कोर्स को हम सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर में पार्ट 1 और पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप पार्ट 1 को पढ़ें, सो एक बात ध्यान रखिए कि पार्ट 1 में सबसे पहला काम आपको मेरे ये बेसिक लेक्चर जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से ही, उसको तो अंडरस्टैंड करना है। और जब हमारे मेन लेक्चर जो मेन क्लास है उसको पढ़ने के बाद, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं, उनको मैं बता दूं कि आपको ग्लैम का सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। सो इस ग्लैम के सॉफ्टवेयर में से सबसे पहली अप्रोच मैंने आपको क्या बताई
कि आपने इस बेसिक क्लास को अंडरस्टैंड करना है। मेन क्लास के जब लेक्चर होंगे, जैसे लेट से आपने पहली यूनिट को क्या कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, हम पहली यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहां पे हम आएंगे टेस्टिंग पे। आपको सभी को ग्लैम का सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। उस ग्लैम के सॉफ्टवेयर से आपको ये क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया जाता है। उस क्वेश्चन बैंक में आपको 3 ऐसे विंडो दिख रही होगी, प्रैक्टिस एग्जाम, स्टडी सेशन और परफॉर्मेंस स्टैट्स। आपने मेरा पहला बेसिक लेक्चर समझ लिया, उसके बाद आपने पहली यूनिट के लेक्चर्स को, अगर आप लाइव क्लास आते हैं लाइव में समझ लिया, उसकी रिकॉर्डिंग क्लासेस भी आपको मिलेगी, वीडियोस देख लिए। उसके बाद प्रैक्टिस एग्जाम और स्टडी सेशन, तो आपको जाना है स्टडी सेशन में। बिल्कुल नए बच्चों के लिए बता रहा हूं। पहला चैप्टर है फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स। कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है? 99 क्वेश्चन है। कुछ क्लास में हम सॉल्व करेंगे, कुछ आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। जैसे 99 क्वेश्चंस हैं, आपने हमेशा इन द स्टैंडर्ड ऑफ ग्लैम ऑर्डर सेलेक्ट करना है। ये मैं आपको पूरा बता रहा हूं, एक स्टडी प्लान बना रहा हूं। यूज मैक्सिमम हमने 99 कर दिया। अब आपके क्वेश्चन शुरू हो गए और टाइम भी देख रहे हैं आप, चल रहा है, टाइम चल रहा है। आपने जो भी क्वेश्चन करोगे उसका नीचे सॉल्यूशन भी है, ये मैं रैंडमली क्लिक कर रहा हूं। आपने सॉल्यूशन को एक बार जरूर पढ़ के देखना है कि जो आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है वो लॉजिकली आप सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपको इन 99 क्वेश्चन में से करने के बाद लेट से आपसे 70 क्वेश्चन बन गए और आपसे 29 क्वेश्चन नहीं करे, आप मुझसे पूछिए, वो 29 क्वेश्चंस का विद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चीजें उसमें समझ में आई। क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल्स नहीं है, यहाँ आपको प्रोविजन को अप्लाई करना है। ज्यादातर 70% पोर्शन थ्योरी होगा एग्जाम में, 30 पोर्शन जो न्यूमेरिकल होगा वो हम क्लास में भी सॉल्व करेंगे। सो आपको मैंने पहली अप्रोच बताई, मेरे बेसिक फंडामेंटल लेक्चर, मेरी मेन लेक्चर क्लास, उसके बाद आपने ये एमसीक्यू करना है। किस में से करना है? और फिर जैसे ही आप ये एमसीक्यू कर लेंगे, आपने आपकी एक प्रैक्टिस एग्जाम क्रिएट करना है। प्रैक्टिस एग्जाम आप पूरी यूनिट का करेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल मॉक टेस्ट आपका बन जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं आप 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो, तो ये मॉक टेस्ट का रिजल्ट आपने मुझे भेजना है। अब देखिए, व्हेन प्रिपेयरिंग, ये पूरा आपका एक मॉक टेस्ट बन गया है। 100 क्वेश्चन का ये टाइम चल रहा है। जैसे ही आप ये 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट देंगे, आपकी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट होगी। वो मैं अभी यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ, डिस्कार्ड कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं मॉक टेस्ट दे नहीं रहा हूँ। ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट मैं आपकी स्टडी करूंगा। मेंटोरशिप बैच में यही आपको बेनिफिट है कि हिस्ट्री में जो भी आपने किया है, देखिए ये सारी रिपोर्ट मेरे पास आएगी। ऐसे आप जो भी परफॉर्म करेंगे वो मुझे दिखेगा और एंड में आपकी ग्रेड रिपोर्ट भी मुझे दिखेगी। ग्रेड रिपोर्ट कि आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जैसे यहां पे 4 मिनट का समय लिया है, 56 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। जो भी आपकी परफॉर्मेंस है, 100% आपका परफॉर्मेंस आना चाहिए। अगर आपका स्कोर 85 to 100 के बीच में, मतलब आप इनरोल्ड एजेंट को पास कर रहे हैं। तो पूरी हिस्ट्री, पूरी की पूरी हिस्ट्री मैं आपकी चेक करूंगा और हिस्ट्री में भी होगा डेडलाइंस कि आपको किस डेट तक ये मॉक टेस्ट भेजना है। ऐसा नहीं है कि हमने इसको पंचवर्षीय योजना बना के चलना है। जो डेडलाइन आपको मिलेगी उस डेडलाइन को आपने डिक टू डिक फॉलो करना है, तब जाके आप इनरोल्ड एजेंट के इस बड़े प्रोफेशन को क्या कर पाएंगे, पास कर पाएंगे। तो पहला पार्ट के बाद अगर मैं आपको थर्ड पार्ट भी दिखाऊं कि कुछ स्टूडेंट थर्ड पार्ट को पहले देना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्ट का कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से। तो हम सीधे थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। मात्र 7 यूनिट्स हैं और स्टूडेंट्स 90% जो है, 95% बच्चे से थर्ड पार्ट को पास कर लेते हैं। आप देखिए, बहुत ही सरल, बिल्कुल सरल
है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ये 7, 1 to 7, तो केवल 7 यूनिट्स हैं पार्ट 3 में। पार्ट 2 सबसे बड़ा है 20। अभी हमारी लेटेस्ट बैच उसकी भी स्टार्ट हुई है, 6 यूनिट उसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो वो 6 यूनिट को आप एक बार हमारे वेब पोर्टल पे भी जाके देख सकते हो, उसकी भी लाइव क्लास इन फ्यूचर स्टार्ट होगी, तो उसको भी बैठ सकते हैं। लेकिन अभी आप जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पार्ट 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 3 बातें आपको ध्यान रखना है। पहली बात, बेसिक फंडामेंटल पूरे अच्छे से वॉच करना है, मेल लेक्चर वॉच करना है, स्टडी सेशन और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करना है, जो भी डाउट्स आए वो मुझसे पूछना है। उसके बाद जब आपका स्कोर सभी यूनिट में 90 के आसपास, 85 के पास हो जाए, तभी हम आपकी एग्जाम आपको बुक करने का सजेस्ट करेंगे। नंबर 1 रीजन देखिए, $200 एक पेपर का खर्चा, अराउंड 16-17 हजार रुपए का एक पेपर। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका हार्ड एंड अर्न मनी वेस्ट हो और आप में एक नेगेटिव थॉट स्टार्ट हो। तो हम इस तरीके से अपने करिकुलम को प्लान करें कि हम इसको एक विद इन टाइम फ्रेम में सही तरीके से पास कर सकें। तो पार्ट 3, पार्ट 1 छोटे हैं, पार्ट 2 में 20 यूनिट्स हैं। तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पार्ट 1 के बेसिक फंडामेंटल्स को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये अप्रोच आपको आपके इनरोल्ड एजेंट में पास करने में 100% हेल्प करने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए हम अब बात कर रहे हैं कि अगर हमें यूएस टैक्सेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तो जैसे मैंने आपके साथ में ओरिएंटेशन में डिस्कस किया कि आपके पास होने में ये फिर से चीजें आप अच्छे से देख लीजिए। इनका डे 1 से आपको एक अच्छे से क्लासिफिकेशन, डिफरेंशिएशन और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सर इनकम किसको बोलते हैं, कौन कौन सी इनकम होती हैं, डिडक्शंस क्या क्या होती हैं। ये सारा नॉलेज आपको डेप्थ में होगा तो आपको पास होने में आसानी होगी। तो आज का जो लेक्चर है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंडिविजुअल की इनकम के बारे में। अभी आपने कोर्स पढ़ते समय जिन्होंने यूएस टैक्सेशन की क्लासेस ले ली हैं, शायद ये कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि ग्रॉस इनकम अलग होती है, इनकम अर्न्ड एक अलग कॉन्सेप्ट है। एक होता है एजीआई, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, और मॉडिफाई एडजस्टेड ग्रॉस इनकम और टैक्सेबल इनकम। तो बेसिकली हमने इनकम को 5 कैटेगरी में बांट दिया है। ये टर्मिनोलॉजी आप आने वाले समय में रेगुलेशन चैप्टर में पढ़ते समय डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखेंगे। तो हम ये पांचों के बीच में आज एक क्लियर डिस्टिंग्विशमेंट समझने वाले हैं कि सर ग्रॉस इनकम किसको बोलते हैं और अर्न्ड इनकम किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे ग्रॉस इनकम, डेफिनेशन बिल्कुल आईआरएस की वेबसाइट से और ग्लैम के स्टडी मटेरियल और को कंबाइंड करके एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने मेंशन है, जिससे कि आज के बाद आपको ग्रॉस इनकम वर्ड में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर आप एक टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो इनकम ही पता होना चाहिए, क्योंकि इनकम के ऊपर टैक्स देना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस इनकम? तो देखिए, अमेरिका में चलता है आईआरएस, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। जैसे इंडिया में एक सीबीडीटी चलता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, है ना। ऐसे ही अमेरिका में आईआरएस गवर्न करता है टैक्सेशन को, और उनके अकॉर्डिंग ग्रॉस इनकम क्या क्या मतलब, फिर हम पूरा डिटेल समझेंगे। ग्रॉस इनकम इज डिफाइंड एज ऑल इनकम इंडिविजुअल रिसीव इन द फॉर्म ऑफ मनी, गुड्स, प्रॉपर्टी एंड सर्विस दैट इजंट टैक्स एग्जम्प्ट। इसका मतलब ग्रॉस इनकम इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज ने डिफाइन की है कि हर प्रकार का वो रिसीव्ड एज ए इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अगर आप मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आपने किसी से मनी रिसीव कर ली हो, गुड्स रिसीव कर लिया हो, प्रॉपर्टी रिसीव कर ली हो, या सर्विस ले ली हो, उसको हम ग्रॉस इनकम मानते हैं। मतलब सोचिए कि मैं अगर आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, बदले में आप मुझे फीस देते हो, ये तो मेरी ग्रॉस इनकम में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन आपने मुझे फीस देने की जगह कोई गुड्स दे दिया, सर आपको हम एक लैपटॉप दे देते हैं, तो मैंने आपसे मनी के फॉर्म में तो नहीं लिया, मैंने गुड्स दे लिया। तो इनकम में आप किसी भी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई गुड सेल कर रहे हैं, वो सब इनकम में कंसीडर किया जाता है। पहली बात, ग्रॉस वर्ड यहां पे ध्यान से सुनिए, ग्रॉस, क्योंकि अभी अर्न इनकम की डेफिनेशन बहुत डिफरेंस है। सो ग्रॉस इनकम इज डिफाइंड एज ऑल इनकम
इंडिविजुअल रिसीव इन द फॉर्म ऑफ मनी, मतलब हर प्रकार की इनकम को यहाँ पे कंसीडर किया है। तो आप जब एग्जाम में कभी भी कंफ्यूज हो तो एक बात याद रखना, मैं यहाँ पे एक वर्ड बोल रहा हूं, स्पेसिफिकली अगर कोई इनकम को एग्जम्प्ट नहीं किया गया, एग्जम्प्ट मतलब आईआरएस बोलता है कि इस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तब तक हर प्रकार की इनकम को आपने क्या करना है, यहाँ पर टैक्सेबल करना है। अब वो आपको चाहे मनी के रूप में मिल जाए, चाहे कोई आपको गुड्स के रूप में दे दे, कोई प्रॉपर्टी दे दे, या कोई सर्विस के रूप में दे दे, बट एक बात है कि वो जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए, तभी उसको हम ग्रॉस इनकम में कंसीडर करते हैं। मतलब एग्जम्प्टेड इनकम ग्रॉस इनकम में नहीं आती। अब एग्जम्प्टेड इनकम की जब हम लिस्ट पढ़ेंगे तो पूरी एक लिस्ट दे दूंगा मैं आपको कि ये इनकम को ग्रॉस इनकम में कंसीडर नहीं करते हैं। अब दूसरी बात, ग्रॉस इनकम इंक्लूड्स ऑल द सेम मेजर दैट कॉन्स्टिट्यूट अर्न्ड इनकम। तो एक बात ध्यान रखिए, जो हम ग्रॉस इनकम के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर अर्न्ड इनकम भी इंक्लूड होती है। अभी दोनों में बीच में डिफरेंशिएशन समझाऊंगा कि अर्न्ड इनकम और ग्रॉस इनकम में क्या डिफरेंस है। तो अभी हम यहां पर ये समझ रहे हैं कि सर ग्रॉस इनकम में अर्न्ड इनकम को इंक्लूड किया जाता है। जैसे यहां पे आपको समझाया जा रहा है कि ग्रॉस इनकम का मतलब वेजेस, अगर आप किसी जगह काम करते हैं वेजेस आपको मिल रही है, सैलरी, कमीशन, बोनस, एज वेल एज बिजनेस नेट इनकम। देखो यहां पर एक वर्ड लिखा है कॉन्स्टिट्यूट अर्न इनकम, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अर्न इनकम का मतलब है कोई आप वेजेस किसी क्या काम कर रहे हैं, कोई सैलरी ले रहे हैं, कोई कमीशन ले रहे हैं, कोई बोनस ले रहे हैं, या आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, उस इनकम को ही हम केवल अर्न इनकम बोलते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से क्लास में अभी लाइव पूछूं कि ग्रॉस इनकम में ऐसी कौन सी इनकम और इंक्लूड कर सकते हैं जो अर्न इनकम में यहां नहीं लिखी है, आपको क्या लगता है, सोच के बताइए। कि हमने बोला सर कि अर्न्ड इनकम का क्या मतलब है, जो कि हमको वेजेस, सैलरी, कमीशन, बोनस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माइनस एक्सपेंसेस करके जो इनकम आती है उसको हम अर्न्ड इनकम बोलते हैं। अर्न्ड इनकम इंक्लूड्स ग्रॉस इनकम, बट अर्न्ड इनकम में ग्रॉस इनकम के पैरामीटर्स को इंक्लूड नहीं करते। आप ऐसा सोच के बताइए एग्जांपल के तौर पर, ऐसी कौन सी इनकम होगी जो अर्न्ड इनकम में तो आती है बट ग्रॉस इनकम में नहीं आती, ग्रॉस इनकम में तो आती है बट अर्न इनकम में नहीं आती। तो सबसे पहले देखिए, क्या यहां पर कहीं इन्वेस्टमेंट इनकम को लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में देखने को मिल रहा है आपको? तो आप देखिए यहां पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम होती, मेरे पास एक फंड पड़ा हुआ है, मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट किया, मुझे इंटरेस्ट इनकम हो गई, वो मेरी ग्रॉस इनकम में तो इंक्लूड है, लेकिन मेरी अर्न्ड इनकम में इंक्लूड नहीं है। अर्न्ड इनकम मतलब वो ये कहना चाहते हैं जिसके लिए आप एफर्ट करते हो, और अगर आप उसको अर्न्ड इनकम में तो शामिल करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट आपके पास इन्वेस्टमेंट इनकम ग्रॉस इनकम में शामिल होता है बट अर्न इनकम में शामिल नहीं होता। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्यों है ये हम आने वाले समय में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं केवल कि सर ग्रॉस इनकम में सारी इनकम आ जाती है, लेकिन अर्न इनकम में आपको कभी भी एग्जाम में ये पूछा जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कैलकुलेट अर्न्ड इनकम, तो आपने केवल दो ही बातों के ऊपर फोकस करना है। आज के बाद आपसे कोई भी अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाए अर्न्ड इनकम, तो आप केवल सैलरी, वेजेस, कमीशन और सेल्फ इंप्लॉयड इनकम को ही कंसीडर करेंगे बस। और वहां पर भी सेल्फ इंप्लॉयड में उन्होंने ग्रॉस वर्ड नहीं डाला है, उन्होंने क्या लिखा, बिजनेस इनकम नेट ऑफ एक्सपेंसेस इफ पर्सन इज ए सेल्फ इंप्लॉयड। अगर आप सेल्फ इंप्लॉयमेंट में हैं, जैसे मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूं, तो मैं जो भी इनकम अर्न कर रहा हूं उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करके अगर मुझे कहीं जॉब भी कर रहा हुआ हो सकता हूं मैं उसमें जोड़ दूं, तो ये इस इनकम को हम क्या बोलते हैं सर, अर्न्ड इनकम। अब यहां देखिए साफ लिखा हुआ है कि ग्रॉस इनकम ऑल्सो इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एज वेल एज द रिटायरमेंट इनकम डिराइव फ्रॉम द रिटायरमेंट अकाउंट विथड्रॉवल्स। तो इसीलिए लिखा है अकॉर्डिंगली एडिशनली ग्रॉस इनकम इंक्लूड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। मतलब आप अमेरिका में काम करते हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट आपको कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर ग्रॉस इनकम। Unemployment payments, alimonies, child support, these all are included in the gross income, but these all are not included in the earned income. MCQ में इसकी आपको जरूरत पड़ेगी कई बार
तो हमने यहाँ पे जो लिखा, अब आपको इस लेक्चर के माध्यम से हमेशा याद रहेगा कि वहां पे ग्रॉस इनकम वर्ड लिखा था या अर्नड इनकम मतलब लिखा था। अलग अलग जगह आपको ये डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगी, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रॉस इनकम में सर ने एक ही बात कॉमन कही कि दुनिया की हर इनकम, मतलब आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको रास्ते में कोई बैग मिल जाता है, उसके अंदर नोट पड़ा हुआ है, उसके अंदर करेंसीज पड़ी है, बताइए किस कौन सी इनकम में इंक्लूड करें, ग्रॉस में कि अर्नड इनकम? क्या ये ग्रॉस इनकम का पार्ट होगी? यस और नो? यस सर, ये ग्रॉस इनकम का पार्ट होगी, क्योंकि आपने डेफिनेशन में क्या बोल दिया, दैट इजंट टैक्स एग्जम्प्ट। अगर वो एग्जम्पशन में लिस्ट में फॉल नहीं होती है, अगर वो एग्जम्पशन लिस्ट में फॉल नहीं होती, तो हर प्रकार की इनकम ग्रॉस इनकम में कंसीडर करेंगे, लेकिन अर्नड इनकम में हम केवल इन चीजों को ही कंसीडर कर रहे हैं। डेफिनेशन हम शुरू दिन से हमें पता होनी चाहिए। जब आप वेरियस आगे बढ़ने जाएंगे तो अर्न इनकम को मैंने वापस से डिफाइन किया हुआ है नीचे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो आप एक बार इसको पढ़िए, फिर हम इसको कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे इससे। मैं कुछ चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं। मतलब अर्नड इनकम में प्योरली फोकस दो ही चीजों के ऊपर है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ में एक और वर्ड है, नेट अर्निंग फ्रॉम द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेट अर्निंग फ्रॉम द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट्स हो। अर्न इनकम में ऑल्सो इंक्लूड फेयर मार्केट वैल्यू, सर्टेन फ्रिंज बेनिफिट्स। अगर आपको इंप्लॉयर के द्वारा कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे रिटायरमेंट के टाइम कुछ आपको बेनिफिट दिए जा रहे हैं, स्ट्राइक्स के कुछ बेनिफिट दिए जा रहे हैं, तो अगर इंप्लॉयर ने आपको और किसी प्रकार के कोई फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड किए, सर्टेन फ्रिंज बेनिफिट जो अकेले नाम नहीं लिए जा सकते, वो सब किसका पार्ट हो जाएंगे? अर्नड इनकम का पार्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट है ना, ये समझते थे कि ग्रॉस इनकम और अर्न इनकम का मतलब वो यूएस गैप के अकॉर्डिंग अर्न इनकम होता है, और फिर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू मैंने देखे हुए, इसलिए इस पार्ट को मैंने डे 1 से शामिल कर लिया कि आप कभी भी इस प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रखें सर कि यूएस गैप में जिसको अर्न इनकम बोलते थे वही टैक्सेशन। यूएस गैप में अर्न इनकम आप सोचते थे कि भले ही हमने रिसीव नहीं की वो भी अर्न इनकम है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे आप चले जाते थे बहुत सारे बच्चे। सो अब आपको ये ध्यान रखना है कि सर अर्नड इनकम वर्सेस ग्रॉस इनकम में ये फर्क है। तो ग्रॉस इनकम में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयर के थ्रू जो भी मिल रहा है ना, सबका मतलब सर जो वर्क परफॉर्म करके आ रही है ना, उसी को हम अर्नड इनकम बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए थी। कितने लोगों को पता था ये जो टैक्सेशन पढ़ लिए हैं? क्या क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको ये पता था कि अर्नड इनकम में ये डिफरेंस होता है? जो स्पेशली टैक्सेशन यूएस टैक्सेशन पढ़ लिए हैं, स्पेशली इससे मैं पूछना चाहूंगा, और अक्षिता आपने भी टैक्सेशन थोड़ा सा पढ़ लिया है, और जो लाइव क्लास में बैठे हैं जैस्मिन, क्या आपको ये डे 1 से क्लियर था कि अर्न इनकम में ये डिफरेंसेस होता है? स्पेशली मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि अब आप एग्जाम देने के बिल्कुल नजदीक हैं, तो आप ऐसी बहुत सारी चीजें अनयूजुअल देखेंगे जो आपने कभी डीप में सोची नहीं, तो आपको ये फायदा मिलेगा इस चीजों का कि आपको ये चीजें क्लियर है। तो आई गेस आपको सबको क्लियर है कि अर्न इनकम। अगली इनकम जो हम बात कर रहे हैं, तो डिटेल पढ़ना है, इस क्लास का पर्पस यही है कि बच्चे पास हो जाएं। इस वर्ड को आप देख लीजिए, इसके बिना आप सीपीए हो या इनरोल्ड एजेंट का कोई भी पार्ट पास नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। पहला पार्ट हो, सेकंड पार्ट हो, पार्ट 3 हो, या पहला चैप्टर हो या लास्ट चैप्टर हो, हमेशा एजीआई आएगा ही आएगा, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम वर्ड हमेशा आएगा। आखिरी में डाउट्स लेता हूं, एक स्टूडेंट ने पूछा रिटायरमेंट का मतलब है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेजुटी जैसे इंडिया में मिलती है, पेंशन प्लान मिलता है, वो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ अर्न इनकम। सो एक वर्ड आप आने वाले समय में बार बार देखेंगे, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, एजीआई। ये क्यों बहुत जरूरी है इसको तो हमने समझना है, लेकिन मैंने प्योरली डेफिनेशंस यहां पे मेंशन की है कि सर एक ग्रॉस इनकम होती है, उसमें से कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं।
तो हम एजीआई को आज के इस लेक्चर में पूरा डिटेल समझ के जाएंगे। अब किसी स्टूडेंट ने पूछा सर म्यूचुअल फंड से जो इनकम आती है, अब मुझे बताइए, एक वर्ड मैंने यहाँ पे बार बार डाल दिया, इन्वेस्टमेंट इनकम, तो फिर वो म्यूचुअल फंड में हो, फिर वो शेयर्स में हो, यार किसी में भी हो, इन्वेस्टमेंट वर्ड मैंने बोला ना, इन्वेस्टमेंट, मैंने ये तो नहीं बोला था कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट किया है। तो ऐसे डाउट्स ना पूछें कि कल को कोई पूछे सर डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या होगा, सर कोई एफडी में इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट। अभी हम यहाँ पे पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी एक स्टूडेंट ने फिर पूछ लिया सर पैसिव इनकम, तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, अभी हमने बात ही नहीं करी पैसिव इनकम एक्टिव इनकम, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी। अब मैं आपसे यहाँ पूछूं कि क्या पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम दोनों ग्रॉस इनकम में शामिल होती है, यस और नो? सर दोनों शामिल होती है, ग्रॉस इनकम में तो दोनों शामिल होती है ना। लेकिन हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं कि आपने कोई वर्क परफॉर्म किया है, उसी को हम अर्न इनकम में बोलते हैं। तो अब हम एक वर्ड यहां पे पढ़ने जा रहे हैं, एडजस्टमेंट टू द नेट इनकम। ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसके बिना आपको बहुत दिक्कतें आ सकती हैं समझने के लिए। तो अगेन आप पहले इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़िए और हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ये क्यों समझना जरूरी है। ग्रॉस इनकम इज द एंटायर अमाउंट ऑफ मनी इंडिविजुअल मेक्स, क्योंकि पहला पार्ट चल रहा है तो इंडिविजुअल के बारे में ज्यादा डिस्कशन है, इंक्लूडिंग वेजेस, सैलरी, बोनस, कैपिटल गेन, सब प्रकार की इनकम हम ग्रॉस इनकम में डालते हैं। लेकिन एडजस्टेड एजीआई, ये वर्ड बहुत जगह आपके काम आएगा, इज एन इंडिविजुअल टैक्सेबल इनकम आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डिडक्शन एंड एडजस्टमेंट। मतलब कुछ डिडक्शंस आपको दी जाएंगी, लिस्ट ऑफ डिडक्शन अभी मैं बताने वाला हूं, अगर उसको ग्रॉस इनकम में से माइनस कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एजीआई। ये एजीआई का कैलकुलेशन इतना जरूरी क्यों है? बहुत सारी क्रेडिट्स डिडक्शंस के लिए एजीआई की रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी आपको। लेकिन कंपनीज के केस में फॉर कंपनीज नेट इनकम इज द प्रॉफिट आफ्टर अकाउंटिंग ऑल द एक्सपेंसेस। तो ध्यान रखिए, ये एजीआई का जो कॉन्सेप्ट है, ये रेड अक्षर में लिखा है ना, नेट इनकम इज यूज्ड फॉर बोथ बिजनेस एंड इंडिविजुअल व्हाइल एजीआई इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल। मतलब आपको इंडिविजुअल सेक्शन में ही एजीआई देखने को मिलेगा। कॉर्पोरेशन का टैक्सेशन जब आप पढ़ेंगे वहां पर एजीआई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। मतलब हमें सर आप ये समझाना चाह रहे हैं कि ग्रॉस इनकम में से कुछ एडजस्टमेंट कर दिए जाते हैं, कुछ लिस्ट ऑफ डिडक्शंस को माइनस कर दिया जाता है, तो उसको हम एजीआई एडजस्टेड ग्रॉस इनकम बोलते हैं। लेकिन दैट टर्मिनोलॉजी विल बी एप्लीकेबल टू ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल, नॉट फॉर द कॉर्पोरेशंस। अब सर ये डिडक्शंस क्या है उसको भी हम समझेंगे, लेकिन एक फॉर्मूला मैं आपके सामने यहां पे मेंशन कर रहा हूं। डे वन से आप इस फॉर्मूले को रटे मत, समझें। ये फॉर्मूला आपको टैक्स कैलकुलेशन करने के काम में आएगा। देखिए ऊपर मैं यहां पे ब्रैकेट बना दे रहा हूं, ये मैंने बीच में लाइन खींच दी है कि टैक्सेबल इनकम इज द बेस फॉर द इंडिविजुअल। अब एक वर्ड आएगा सर टैक्सेबल इनकम। अब देखो यहां पर एक वर्ड लिख रहे हैं हम टैक्सेबल इनकम, तो आपको ये भी पता होना चाहिए सर टैक्सेबल इनकम अलग कॉन्सेप्ट होता है और ग्रॉस इनकम एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि आप सब एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो आपको छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जब तक मैं क्लियर नहीं करवाऊंगा हो सकता है आप स्ट्रगल कर जाए। देखिए कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट है क्लास में जो पढ़ लेंगे, लेकिन मुझे तो सबको पढ़ाना है, तो कई स्टूडेंट इसमें बोर हो जाते हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग में आप इसको फास्ट ट्रैक पे देख लो 2 की स्पीड में, लेकिन ये क्लास चलेगी स्लो। तो टैक्सेबल इनकम के साथ में देखिए मैंने नीचे ग्रॉस इनकम कर दिया, तो इसका मतलब ये सारी जो इनकम है ये ग्रॉस इनकम का पार्ट है। आप देख लीजिए, जब हम पूरा डिटेल ग्रॉस इनकम का चैप्टर पढ़ेंगे वहां तो हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि वेजेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सेल्स, स्टेट टैक्स रिफंड, अलमनी रिसीव्ड, बिजनेस इनकम। अब किसी स्टूडेंट ने पूछा था ना पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, ये कैपिटल गेन लॉसेस, एलिमनी, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट इनकम, पेंशन, एन्युटी, रेंटल, ये आ गई आपकी पैसिव इनकम, रेंटल इनकम।
पैसिव मतलब जिसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आपने केवल पैसा डिपॉजिट करके रख लिया। फिर देखो फ्लो थ्रू इनकम आता है। फ्लो थ्रू इनकम का मतलब होता है कि आपने किसी पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगा रखा, वहां से आपको कुछ फ्लो थ्रू इनकम हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, और नीचे उन्होंने डाल दिया अदर इनकम। और फिर आपको एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर दिए गए एडजस्टमेंट्स के बारे में, जिसके ऊपर पूरे अलग अलग टॉपिक्स हैं। इसको यहां ऐसे रट्टा थोड़ी मारना है। नहीं तो अभी आप पूछो सर ये आईआरए क्या होता है, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट, ट्रेडिशनल आईआरए क्या होता है, रोथ आईआरए क्या होता है, किसी ने पढ़ लिया हो तो। लेकिन ये तो बेसिक क्लास है, इसमें हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आसान करेंगे और आसान चीजों को और आसान करेंगे, और ऐसी आसान चीज जो आपने पढ़ी नहीं उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए ग्रॉस इनकम में से एजीआई को माइनस किया है, तो इस इनकम को बिलो द लाइन डिडक्शन बोलना चाहिए या अबव द लाइन इनकम बोलना चाहिए? ये कौन सी डिडक्शन है? ग्रॉस इनकम में से इन एडजस्टमेंट को माइनस करने के बाद जो आता है उसको हम एजीआई बोलते हैं। तो दिस इज अबव द लाइन डिडक्शन और बिलो द लाइन डिडक्शन। अब तो अगला क्वेश्चन यही है, एमसीक्यू में क्वेश्चन था ये। तो फिर कई बार स्टूडेंट से पूछ लिया जाता है कि आइटमाइज इज अबव द लाइन डिडक्शन और बिलो द लाइन डिडक्शन। अभी हम आइटमाइज वर्ड को समझे नहीं है, मैं तो एडवांस में बोल रहा हूँ आइटमाइज। तो सर ये क्या है? अबव द लाइन डिडक्शन। नाम देख लो बस इनके अच्छे से, और वैसे नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे। एजुकेटर एक्सपेंसेस, आईआरए कॉन्ट्रीब्यूशन। कोई भी अभी मुझसे ये ना पूछे सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट क्या होता है, अलमनीज क्यों पे करते हैं, वो हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मैं पहले ही बोल चुका हूं मेन क्लास अलग है, ये फंडामेंटल क्लासेस और डिफिकल्ट चैप्टर्स की क्लासेस है। तो सर जब ग्रॉस इनकम में से एडजस्टमेंट को माइनस कर दिया जाता है तो क्या आता है? एडजस्टेड ग्रॉस इनकम का कॉन्सेप्ट अराइव होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टैक्सेबल इनकम अलग कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस इनकम एक अलग कॉन्सेप्ट है, एजीआई अलग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि बहुत सारी सर्टेन लिमिट्स एजीआई के ऊपर डिसाइडेड होती है। अभी हम पढ़ेंगे उन चीजों को। कुछ चीजें यहां पे मेंशन की गई हैं। The item subtracted from your gross income is calculate your AGI or referred as a adjustment income, adjustment to income। और ये कहां पे रिपोर्ट की जाती है? अभी आपको जब फॉर्म समझाएंगे तो शेड्यूल ए भी दिखाएंगे, आपको सारा चीजें दिखाएंगे शेड्यूल ए में। जब आप क्या करते हैं, अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, शेड्यूल 1 ऑफ योर टैक्स रिटर्न व्हेन यू आर फाइलिंग योर एनुअल। तो ये नाम आपको जो ऊपर बताए थे उसी को वापस से मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। अलमनी, जॉब एक्सपेंसेस, पेनल्टी, स्कूल ट्यूशन, डिडक्शन फ्रॉम हेल्थ सेविंग, स्टूडेंट लोन, लॉसेस एज ए प्रॉपर्टी, ये एक ही जगह मेंशन कर दिया क्योंकि जब आप नोट्स में इसको पढ़ लें केवल। देखिए ना, लॉ को पढ़ने का तरीका है, रट्टा थोड़ी मारना है। एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है तो एक बार इनको आपको सिर्फ देखना भर है, लेकिन अगर वो पूछ ले तो आपको थोड़ा बहुत याद आ जाना चाहिए कि सर स्टूडेंट लोन्स वगैरह। अच्छा, क्या कॉमन बात, आप इसको कैसे पहचान सकते, क्या चीजें यहां पे नहीं देखने को मिल रही है? क्या इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं यहां पे? आपने बिजनेस करने के लिए इंटरेस्ट पे किया, अगर ऊपर से जाके देखें तो इसको याद करने के लिए कुछ स्किल होगी। ये क्यों दी जा रही है? ये कहीं ना कहीं पर्सनल का इन्वेस्टमेंट है। आप अगर तरीके से देखें तो एजुकेटर एक्सपेंसेस, आईआरए कॉन्ट्रीब्यूशंस, स्टूडेंट लोन इंटरेस्ट, एक एजुकेशन हेल्थ सेविंग अकाउंट, मूविंग एक्सपेंसेस को डाल दिया गया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस। ये इनको ऐसे जरूर याद रखना, ये आइटमाइज नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो वो चीजों को ध्यान नहीं रखते हैं टैक्सेशन में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हेल्थ इंश्योरेंस, इंटरेस्ट विड्रॉल पेनल्टीज, अलमनी पेड, क्वालिफाइड चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन अप टू 300 यहाँ पे मेंशन। वो तो जब रिस्पेक्टिव चैप्टर हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कुछ अलग पर्पस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो एजीआई का मतलब है कि ग्रॉस इनकम में से कुछ लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट माइनस करने के बाद एजीआई आती है, क्योंकि आने वाले समय में आप पढ़ेंगे कि एजीआई के बेसिस पे कुछ रिडक्शन मिलती है।
7.5%, 8% ऐसी आप आने वाले समय में पढ़ेंगे, तो आपको ये लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ध्यान रखना है कि सर ये एजीआई का पर्पस होता है। तो इसको हमने क्या बोला, above the line deduction from your gross income, you subtract specified amount by making adjustment, call is above the line deduction। तो हम इन चीजों को एक बार बहुत अच्छे से अपने माइंड में मेकअप कर लें कि सर ये लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर हम एक बार अच्छे से देख लें, इसको रट लो आप भले के मान के चलो, मैं बोल रहा हूं क्योंकि कल कई बार आपको कैलकुलेशन करने के लिए एजीआई का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं खुद अपने इस वर्क को थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं कि रट लो, काम जरूर आ सकता है, क्योंकि एजीआई एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एंटायर इंडिविजुअल चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। अब सर इसका कुछ पर्पस भी है, तो एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है ये कंसेप्ट बिल्ड करने की क्लासेस कि सर एजीआई के कारण हमें टैक्स की क्या इंपैक्ट पड़ता है। सो देखिए यहां पे एक बात लिखी है, योर एडजस्टेड ग्रॉस इनकम अफेक्ट टू एक्सटेंट विच यू कैन यूज डिडक्शन एंड क्रेडिट्स टू रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम। मतलब एजीआई के कारण ही आपको कुछ क्रेडिट्स मिलती हैं और कुछ डिडक्शंस मिलती है। कितने स्टूडेंट को ये प्योरली क्लेरिफाई है डिडक्शन वर्सेस क्रेडिट्स? यही बात कई बच्चों को नहीं पता होती, मेरे से पूछा कई बच्चों ने, क्या क्लास में कोई, ये भी बेसिक क्लास में हम कवर कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड क्रेडिट्स। डिडक्शन इज द अबव द लाइन फ्रॉम द टैक्स लायबिलिटी और बिलो द लाइन। बिलो मतलब डिडक्शन टैक्स लायबिलिटी निकालने के पहले आता है या बाद में आता है। एक वर्ड में यूज कर रहा हूं क्योंकि इसी में आप उलझ जाओगे नहीं तो। डिडक्शन वर्सेस क्रेडिट, सब बच्चों का ख्याल रखना है इसलिए बता रहा हूं। डिडक्शन वर्सेस क्रेडिट लगना भी चाहिए ना सर कि हम कोई बेसिक क्लास पढ़ रहे हैं। सो सर डिडक्शन वर्सेस क्रेडिट का मतलब ऐसा सोचो कि आप इंडिया में हो, आपने ग्रॉस इनकम कमाई, इंडिया वाले के हिसाब से सोचे सर, ग्रॉस इनकम कमाई 50,000, मतलब सेल्स करी थी, ऐसा सोचो मैंने सेल्स करी या मैंने ट्यूशन फीस बच्चों से ली, है ना, ट्यूशन फीस बच्चों से मैं ले ली मैंने। अब मेरे को ट्यूशन फीस तो मिली, उसके साथ साथ मुझे कुछ एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, लाइक इंटरनेट का बिल हो गया या बुक्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, मार्केटिंग के खर्चे हो जाते हैं, एम्प्लॉई है, सैलरी है, ये सब बेटा डिडक्शन है। ये सब क्या है, क्या है डिडक्शन। और आपने क्या किया, डिडक्शन को माइनस किया। मैंने लेट से 50 लाख रुपए की फीस रिसीव की और सॉफ्टवेयर वगैरह मिला के 15 लाख रुपए का खर्चा आया, एडवर्टीजमेंट वगैरह मिला के, और मान के चलिए मैंने 35 लाख रुपीस कमा ली। अब कुछ इन्वेस्टमेंट करने के कारण, मान के चलो, अभी ऐसा हम पूरा डिटेल तो नहीं समझ सकते भी, इन्वेस्टमेंट करने के कारण उन्होंने बोला कि यार हम आपको है ना, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका 10% आपको क्रेडिट अलाउ करते। ऐसा अगर मान के चलो कोई रूल होता तो इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जो 35 लाख आपकी इनकम है उसके ऊपर पहले निकाल लो टैक्स, इनकम में से सीधे माइनस नहीं करना, पहली चीज तो ये ध्यान रखना। ये डिडक्शन माइनस करने के बाद 35 लाख, और मान के चलो मेरे पे 3.5 लाख, 10% टैक्स रेट होता, ये मेरी टैक्स लायबिलिटी है। अभी बिल्कुल आप ऐसा सोचो कि 50 लाख की मैंने ट्यूशन फीस रिसीव की सर, 15 लाख के मैंने खर्चे किए, वो नाम दे दिए मैंने, बुक, सॉफ्टवेयर, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, 15 लाख, मेरे को 35 लाख की इनकम हुई। और मान के चलो मैं अमेरिका में रहता हूं, हाँ सर आप अमेरिका में रहते हो, 35 लाख के ऊपर आपने टैक्स पे कर दी, लायबिलिटी आई 3.5 लाख, कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो यूएस गवर्नमेंट ने आपको बोला कि आपको हम टैक्स की क्रेडिट देंगे जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया। लेट से मैंने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने मुझे 20-10% क्रेडिट अलाउ किया, तो इसका मतलब मैं इस टैक्स में से इस क्रेडिट को माइनस करूंगा और मैं मेरी इनकम को करूंगा, ये मेरी टैक्स लायबिलिटी। अब यही बात कई बच्चे ना
पूरा रेगुलेशन खत्म हो जाता है उसके बाद उनको, क्योंकि है ना बुक में ऐसा कहीं नहीं समझाया जाएगा, पहले आपको बता दे रहा हूं। दुनिया का कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, बैकर हो, वाइली हो, ग्लाइम हो, वो ये चीजें नहीं बताते। वो ऐसा मान के चलते आपको सब आता है, जब आप बुक्स पढ़ोगे तो आप माथा पीटोगे, अरे बाप रे सर इतना टेक्निकल लैंग्वेज, हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये सारी चीजें, और फिर हम ढूंढ रहे ट्रेड की। तो हमने यहाँ पे क्या बात करी सर, अब कई बच्चे बोलते रिपीट कर दो बेटा, रिपीट करने के कारण ही तो वीडियो रिकॉर्डिंग दी जा रही है। जो मैंने बोला फिर से बोल रहा हूं कि 3.5 लाख हमारी टैक्स लायबिलिटी बनी। गवर्नमेंट ने हमको बोला था कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका 10% आपको टैक्स क्रेडिट दे देंगे। कितना क्रेडिट दे देंगे सर? 10%। तो सर 2 लाख का 10% 20,000, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी मैंने निकाली 35 लाख का 3.5 लाख, और मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने टैक्स क्रेडिट दिया, तो मैंने टैक्स क्रेडिट को टैक्स लायबिलिटी में से माइनस किया, ना कि ग्रॉस इनकम में से माइनस किया। ध्यान रखिए। अब एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकते हो। उन्होंने बना दिया कि यूएस ट्रेजरी गवर्नमेंट के बॉन्ड ले लिए, एक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। तो 3.5 लाख माइनस 20,000 किया सर, तो ये जो 3,30,000 आया है 3,30,000, दिस इज कॉल्ड टैक्स लायबिलिटी। अब क्रेडिट भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एडजस्टेबल, कौन सी? एडजस्टेबल, और एक होती है रिफंडेबल। अब देखो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड को रखते हो ना, तो आप तो बहुत आसानी से समझ गए कि सर क्या मतलब। चलो कितने स्टूडेंट क्लास में बैठे जिनको ये 100% क्लियर है सर एडजस्टेबल और रिफंडेबल? बताइए कितने स्टूडेंट को डे 1 से क्लियर है ये बात? मैं ये जानना चाहता हूँ, यस और नो में मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए, तभी तो लाइव क्लास में आपको बुलवाया है। कितने स्टूडेंट को पहले से क्लियर है सर कि हमें अच्छे से पता है? कीर्ति ठक्कर यस है, जैस्मिन कौर लिख रहे हैं एडजस्टेबल विल बी ABCD। अब नाम से आइए आप आगे, ABCD जी जो भी नाम आपका है, अगली क्लास में मीटिंग आईडी चेंज हो जाएगा। तो क्लास में 3-4 बच्चे, 4-5 बच्चे ही बोल पा रहे हैं, तो भैया एडजस्टेबल का मतलब कि अगर आपकी क्रेडिट इज ग्रेटर देन टैक्स लायबिलिटी, इफ योर टैक्स क्रेडिट इज ग्रेटर देन टैक्स लायबिलिटी, मतलब यहां पर मेरी टैक्स लायबिलिटी 3,30,000 है, और मान के चलो मेरी क्रेडिट 3,50,000 होती है, और वो बोलते कि हम इसका रिफंड नहीं देंगे, आप अभी यहां से 3,30,000 माइनस कर लो, अभी भी आपके पास 20,000 अनयूटिलाइज क्रेडिट बची हुई है। अनयूटिलाइज, जीएसटी में भी पढ़ते होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडिया में, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो रिफंडेबल नहीं होती है। हमने क्या किया, 3,30,000 में से 3,00,000 क्रेडिट 3,30 को यूज कर लिया, ये 20,000 नेक्स्ट ईयर में हम क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे एज पर दी लॉ, जो भी लॉ होगा वहां का। रिफंडेबल का मतलब कि भैया 3,30 को माइनस कर दिया, 20,000 रुपए का आपको क्या आ जाएगा, चेक। चेक की स्पेलिंग देख लेना यार, कुछ लोग CHEQU लिखते हैं, कुछ CHECK लिख लेते हैं ना। तो रिफंडेबल और एडजस्टेबल मतलब आप उसको केवल टैक्स लायबिलिटी से ही एडजस्ट कर सकते हो, रिफंड नहीं ले सकते। और रिफंडेबल का मतलब इफ योर क्रेडिट इज ग्रेटर देन योर टैक्स लायबिलिटी यू कैन टेक द रिफंड, आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट से पैसा आपका वापस ले सकते हो, इसको हम बोलते हैं रिफंडेबल क्रेडिट। तो यहां पर सर हम कहीं मुद्दे से तो नहीं भटक गए? बिल्कुल नहीं भटके मुद्दे से। AGI का रोल क्यों पड़ेगा वो यहां पर आपको समझाया गया है, क्योंकि AGI बहुत सारी जगह आएगा। सो वो ये कहना चाहते हैं योर एडजस्टेड ग्रॉस इनकम अफेक्ट द एक्सटेंट टू विच यू कैन यूज डिडक्शन एंड क्रेडिट्स टू रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम। मतलब AGI के कारण ही आपको कुछ टैक्सेबल इनकम कम हो पाएगी। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जब हम आपको कुछ मेडिकल, मैंने एग्जांपल नीचे डाला हुआ ताकि आप अच्छे से समझ सकें
कि AGI एंड मेडिकल डेंटल एक्सपेंसेस, जैसे यहां पर हम नीचे एग्जांपल पढ़ रहे हैं, those who itemize can deduct only the amount of qualified medical and dental expense that are higher than certain percentage of their AGI। देखो यहां पे एक वर्ड लिखा, अब ये मेन लेक्चर में कई बार आ जाए और मैं बोल रहा हूं कि आपको मेडिकल और डेंटल एक्सपेंसेस की जो डिडक्शन है वो AGI के बेसिस पे मिलेगी। The limit once again जैसे यहाँ लिखा 7.5% of your AGI, that means if your medical and dental expenses do not exceed 7.5% of your AGI, you likely won't be able to deduct them at all। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि आप जब वेरियस काइंड ऑफ डिडक्शन पढ़ेंगे, उसमें से एक एग्जांपल उन्होंने दे दिया कि अगर आपको मेडिकल और डेंटल के खर्चों की डिडक्शन लेना है तो ये देखा जाएगा कि क्या वो एक्सपेंडिचर आपकी AGI का 7.5% से ज्यादा है या नहीं। अगर आपने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है और अगर वो आपकी AGI से 7.5% हो, एज एक्सीड 7.5% हो, तभी आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। इसका मतलब हम जब भी क्वेश्चन में कैलकुलेट करने जाएंगे तो AGI को कैलकुलेट करेंगे, ना कि ग्रॉस इनकम को। और AGI का कैलकुलेशन करते समय हमें ये ऊपर की बातें अच्छे से पता होनी चाहिए सर, कि ये खर्चों को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका कैलकुलेशन अलग रखेंगे। और मेडिकल एक्सपेंडिचर जो हमने किया है, इफ this expenses is greater than 7.5% of AGI, then only we will be able to claim the certain deductions, otherwise we will not able to get the deductions। तो otherwise आपको deductions नहीं मिलेगी। तो that's why AGI is very important। AGI को समझे बिना आप मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाओगे, आप ये सारी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन क्लेम नहीं कर। अगेन यहां पे एक और एग्जांपल दिया, ट्यूशन एंड चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन में भी हम समझेंगे। %50 of your AGI you can generally deduct qualified। तो देखिए, अगर आपने सोल को नहीं समझा तो आपसे MCQ में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जो शुरू लाइन में लिखा था ना, हमें समझना AGI क्यों जरूरी है। यहां एक बात लिखी थी, उसके ऊपर आपको वापस लेके जा रहा हूं। Your adjusted gross income affect the extent to which you can use deduction and credits to reduce your taxable income। मतलब आपसे इसी बात के ऊपर MCQ पूछ लिया जाए तभी आपको ये ध्यान रखना है कि AGI सम टाइम डिसाइड करती है कि आपको कितनी डिडक्शन मिलनी चाहिए और कितनी रिडक्शन मिलनी। अभी हम यहां पर मेडिकल और डेंटल एक्सपेंसेस के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे, तो वी विल नॉट टच दिस पॉइंट कि सर मेडिकल की कितनी डिडक्शन है, डेंटल की कितनी। वो तो रिस्पेक्टिव चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे। हम बार बार ये रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर मेडिकल में कितना डिडक्शन मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर यहां नहीं देना है। यहां आपको केवल ये समझना है कि सर आप हमको एक कॉन्सेप्ट क्या समझाने वाले हो कि जब कभी भी हम AGI वर्ड पढ़े तो हमारे दिमाग में एक वर्ड स्ट्राइक हो कि सर ग्रॉस इनकम में से कुछ एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद AGI आती है और AGI के कारण हमें डिडक्शन और क्रेडिट्स या तो कम मिल सकती है या ज्यादा मिल सकती है। ये पर्पस है AGI का। AGI आती है सर्टेन अदर डिडक्शन अबव द लाइन डिडक्शन के बाद। ये समझना हमारा पर्पस है। यहाँ पे मेन लेक्चर नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं, उसमें हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जब ये सारी चीजें आएंगी। तो अभी हमने सर आज जो डिस्कस किया, बेसिकली आज हमारा जो पहला डे था, हमने इधर उधर की बातें भी डिस्कस करी। इधर उधर की मतलब आपका, क्योंकि एक ओरिएंटेशन था जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि आपको पढ़ाई कैसे करना है, डेडलाइन क्या होगी, किस तरीके से आपको पढ़ना है और ये लेक्चर आपको क्यों हेल्प करेंगे, वो हमने डिस्कशन किया। तो हमने 3-4 बातों को डिस्कस किया, ग्रॉस इनकम, और एक वर्ड आप और देखेंगे आने वाले समय, मैगी। ये भी आपका खोपड़ा दुखाएगी आने वाले समय में। मैगी, मॉडिफाइड ग्रॉस इनकम, मॉडिफाइड एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। तो मॉडिफाइड ग्रॉस इनकम निकालने के लिए पहले AGI निकालनी पड़ती है, पता है आपको। और मैगी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अलग अलग इनकम के लिए अलग अलग है। ये भी ध्यान रखो कि सर आप ये बोल रहे हैं
कि कुछ अलग अलग डिडक्शन के लिए अलग अलग मैगी होगी। मतलब मैगी एक यूनिफॉर्म मैगी नहीं है, ये मैगी नूडल्स वाली यूनिफॉर्म की पूरे देश में एक जैसी मैगी वो नहीं है ये। मतलब बोल रहे हैं कि सर्टेन टैक्स डिडक्शन एंड क्रेडिट्स का एडजस्टमेंट। अब यहां पे वर्ड लिखा एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट का मतलब सब्सट्रैक्शन होता है क्या, या एडिशन होता है? मैं अगर आपसे पूछूं, ये बात भी बच्चों को क्लेरिफाई करानी पड़ती, क्योंकि मैं जब मेन लेक्चर पढ़ाता हूं मैं उसमें बोल देता हूं कि एग्जम्प्टेड इनकम को एडजस्टमेंट देना पड़ेगा इसमें। तो बच्चे यही नहीं क्लियर कर पाते कि सर यहाँ पे माइनस करना है या प्लस करना। तो पहले तो मुझे ये बताओ, एडजस्टमेंट का मतलब प्लस होता है या माइनस होता है? आप क्या समझते हो? मैं क्लास में देखना चाहता हूँ कितने बच्चे ऐसे बैठे हैं जो ये बात को भी थोड़ा सा बेटर समझ लेते हैं। बहुत जरूरी है ये बात। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपका कोई सीए बैकग्राउंड नहीं है तो आप एडजस्टमेंट वगैरह, क्योंकि सीए वाले लॉ ऐसे पहले से पढ़े हुए होते हैं तो वो समझ जाते हैं अच्छा सर एडजस्टमेंट का मतलब ये है। तो देखो, एडजस्टमेंट का बहुत सारे मतलब सिर्फ डिडक्शन माइनस लिख रहे हैं, तो ये आपकी गलत फहमी हो सकती है। एडजस्टमेंट का मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। वो डिपेंड्स कहाँ इसको प्लस करना है और कहाँ इसको माइनस करना है। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। साफ बोल रहा हूं मैं, कुछ जगह इसको ऐड भी कर लेंगे, कुछ जगह इसको माइनस भी कर लेंगे हम लोग। एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है, ध्यान रखना। ये बात आपको सिखाऊंगा जब मैं एडजस्टमेंट बताऊंगा, तो ये देखो इसको प्लस करना इसको माइनस करना, बहुत सारी जगह आएगा ये वर्ड भी। तो देखिए मैगी के साथ में एक वर्ड लिखा है मॉडिफाइड ग्रॉस इनकम। तो मैगी निकालने के लिए पहले एजीआई पता होना चाहिए। मैगी सीधे ग्रॉस इनकम में से नहीं निकलती, ये भी ध्यान रख लेना। मैगी के लिए पहले क्या निकालोगे? ग्रॉस इनकम सर। और ग्रॉस इनकम में से क्या करेंगे? कुछ डिडक्शन जो आपने ऊपर लिस्ट बताई वो माइनस करेंगे और कुछ एडजस्टमेंट देंगे, उसको हम बोलेंगे मैगी। तो यहां पे समझाया गया है मैगी इज अनदर टर्म दैट रिलेट टू टैक्सेबल इनकम एंड एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। मतलब इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। सो ये कंसेप्ट कब आएगा? मैगी कम इन्स टू प्ले व्हेन यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट वेदर यू क्वालिफाई फॉर सर्टेन डिडक्शन और नॉट। मतलब मैगी का रोल डिडक्शन की क्वालिफिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है कि आपको इस खर्चे की डिडक्शन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। मतलब अगर आपकी मॉडिफाइड ग्रॉस इनकम कुछ लिमिट से ज्यादा है तो हो सकता है कि वो आपको डिडक्शन के लिए डिनाई कर दे या पार्शियल डिडक्शन दे दे। तो जैसे नीचे देखो एक वर्ड मेंशन किया, बड़े ध्यान से पढ़ो उसको। ये पूरा मैगी टर्म मैंने डिफाइन किया यहाँ पे। इवन पार्ट 2 भी पढ़ोगे तो वहां भी मैगी आता है। जो बच्चे 7 यूनिट तक पढ़ चुके हैं वो बोल रहे होंगे कि हाँ सर आप मैगी मैगी बोलते थे वहां पे। मॉडिफाइड एडजस्टेड ग्रॉस इनकम इन द सिंपलेस्ट टर्म योर is your adjusted gross income plus a few items like exempt or excluded income and certain deductions। मतलब हम हमारी एडजस्टेड इनकम का कैलकुलेशन करेंगे पहले और उसके अंदर कुछ प्लस करना पड़ेगा एग्जम्प्ट और एक्सक्लूडेड इनकम एंड सर्टेन डिडक्शन। कुछ खर्चे की जो डिडक्शन थी उसको हम ऐड कर देंगे, कुछ सर्टेन डिडक्शन जो आपने पढ़ी ना एजीआई में, और कुछ एग्जम्प्टेड इनकम को ऐड ऑन कर देंगे। आप एक कॉमन सेंस लगाओ छोटा सा कि सर जब आप ग्रॉस इनकम पढ़ाते थे तो उसमें आपने एक बात बोली थी कि एग्जम्प्ट इनकम नहीं आती है। देव पहले वर्ड पे लिखा था ग्रॉस इनकम, लेकिन मैगी में कुछ एग्जम्प्टेड इनकम आ जाएगी लाइक एग्जम्प्ट और एक्सक्लूडेड इनकम। मतलब ऐसा सोचो कि आपको ग्रॉस इनकम दी है 40,000 और उन्होंने बोला कि 10,000 यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का जो इनकम है वो एग्जम्प्ट है। वो ग्रॉस इनकम में तो नहीं आएगा लेकिन मैगी में आ जाएगा। तो मैगी के लिए आपको कुछ प्लस और माइनस करने पड़ेंगे। तो उन्होंने अभी प्लस वाली आइटम बताई कि प्लस फ्यू आइटम लाइक एग्जम्प्ट और एक्सक्लूडेड इनकम एंड सर्टेन डिडक्शन। तो मैगी का पर्पस केवल एक ही है, एलिजिबिलिटी डिसाइड करना ऑफ सर्टेन डिडक्शन एंड क्रेडिट्स एंड रिटायरमेंट प्लान्स। और मैगी अलग अलग जगह के लिए अलग अलग हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द बेनिफिट। मैगी केवल एक रूल नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको। जब मैगी के बारे में पढ़ना हो ना,
अगर आप यूएस सीपीए पढ़ रहे हैं तो जहां जहां मैगी आएगा उसको एक बार अलग लिख लेना, स्पेशली बोल रहा हूं कई बच्चों से। इसीलिए मैं यूएस टैक्सेशन को सबसे डेंजरस सब्जेक्ट मानता हूं। इवन फार ऑडिट और बीसी निकालने के बाद बच्चे कई बार इसमें स्टक कर जाते, लास्ट तक प्रोकास्टिनेट करते हैं और पता चले 18 महीने की विंडो शुरू हो गई। ऐसा एक स्टूडेंट के साथ हुआ है जिंदगी में, और एक के साथ होते होते बच्चा बहुत 15 दिन बचे थे, उसका टैक्सेशन निकल गया। तो इसलिए बोल रहा हूँ टैक्सेशन को टेक वेरी सीरियसली, स्पेशली सीपीए स्टूडेंट्स। ये कोई मार्केटिंग का वीडियो नहीं है कि मैं बहुत आसानी से बोल दूं कि बहुत आसानी से पास हो जाएगा कोई, मेरे को इतना शौक नहीं, बच्चे वैसे ही आ जाएंगे अच्छा पढ़ाएंगे तो मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि मैगी की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको, कहाँ मैगी कहाँ क्या होती है अगर पास होना चाहते हो तो। स्पेशली जो बच्चे बिल्कुल नियर में एग्जाम देने जा रहे हैं, एक मैटर मैं आपको बोल रहा हूं, मैगी अगर आप दोबारा रिवाइज करने जाओ तो मैगी की जरूर लिस्ट बना लेना, मैगी में बहुत कंफ्यूजन होता। सो एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, मैंने एक एग्जांपल कोट कर लिया, एग्जांपल ऑफ मैगी। अब क्योंकि अभी मेन लेक्चर नहीं है, ये आईआरए की डिडक्शंस के लिए है कि कुछ इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में, एक सेविंग अकाउंट में आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलती है, तो बोलते हैं कि आपको मैगी वहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैगी के लिए एजीआई में ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सोचिए स्टूडेंट लोन इंटरेस्ट और डिडक्शन, आपने एजीआई को कैलकुलेट करते समय माइनस किया था ना ऊपर, लेकिन मैगी कैलकुलेट करते उसको हमने प्लस कर दिया। देखो वो जो डिडक्शन हमने खर्चा माना था उसको हमने यहाँ पे एड ऑन कर दिया। फॉरेन अर्न इनकम हम एग्जम्प्ट करते थे ग्रॉस इनकम में, तो यहां हमने उसको टैक्सेबल कर दिया, जोड़ दिया। ये नाम लिखें, ये जब हम पूरा ट्रेडिशनल आईआरए ओथ पढ़ेंगे वहां डिटेल डिस्कस होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमें एक टर्मिनोलॉजी को समझना है कि सर आप मैगी का मतलब ये कहना चाहते हो कि जब हम मेन लेक्चर में आप मुझे पढ़ा रहे होगे मैगी, तो आप मेरे दिमाग में पहले से ये पिक्चर क्लियर है कि सर मैगी का मतलब आप ये कहना चाहते हो कि कुछ डिडक्शन क्लेम करना है। तो उसके लिए जब हम लिमिट का कैलकुलेशन करेंगे तो एजीआई में कुछ एडजस्टमेंट देने पड़ सकते हैं, वो डिपेंड्स ऑन वेरियस बेनिफिट्स पड़ते हैं, क्योंकि मैगी को ये कंसेप्ट तो है नहीं कि ये एक यूनिफॉर्म रूल बना दूं मैं। लेकिन हमको इतना समझ में जरूर आ गया कि सर अब कभी भी जहां कहीं भी मैगी वर्ड लिखा होगा हम ये जरूर सोचेंगे कि एजीआई में कुछ इंक्लूजन, कुछ एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। जैसे ट्रेडिशनल आईआरए की डिडक्टिबिलिटी की मैगी का जब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ट्रेडिशनल आईआरए की डिडक्टिबिलिटी के लिए मैगी का मतलब ये होता है कि ये सारी आइटम्स को प्लस कर दो। अब आपको मैं यहां बोल दूं सेविंग बॉन्ड इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर अडॉप्शन बेनिफिट्स, तो वो आपके लिए रिटर्निफिकेशन वाली बात होगी। लेकिन अभी फंडामेंटली आपको ये दिमाग में बिठाना है कि सर आपने हमको आज 4 चीजें एक साथ सिखा दी, ग्रॉस इनकम, एजीआई, मैगी, अर्न्ड इनकम और एक टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम कब आती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटमाइज के बाद डिफरेंसेस बताएंगे और क्यूबीआईडी के बारे में। तो अगला जो लेक्चर हमारा होने वाला है, क्योंकि आज तो हमने थोड़ा सा एग्जाम के बारे में डिस्कशन किया एंड ऑल, तो जब आप अगले लेक्चर में आएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपसे पूरा डिटेल में भी इस बात को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर्स को आपको वेब पोर्टल पे मिल जाएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे, 30 घंटे के लेक्चर। मतलब जब कहीं भी आप कंफ्यूज होना शुरू होगे ना, ये लेक्चर आप देख सकते हो। इन चैप्टर का मैं नाम दूंगा स्पेसिफिक कि मैंने इसको क्या पढ़ाया है इसमें। वेब पोर्टल जो हमारा है एलएमएस, लाइव लेक्चर के बाद इसी वीडियो को एक पोर्टल में अपलोड कर दिया जाएगा विद इन 24 आवर्स, उसको वहां से आप देख सकते हैं। इसके नोट्स एक टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिए जाएंगे। ऐसे मैंने 30 घंटे 35 घंटे और हो सकता है 40 भी ले लूं, मेरे को डिपेंड करता है। जब कोई खतरनाक चीज समझानी हो तो सकता है मैं 2 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा ले लूं उसके ऊपर, तो ये मेरे पास एक लिबर्टी है। तो आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, और मेन क्लासेस में तो आप सारी चीजों को पढ़ने वाले। लेकिन वहां पे मुझसे फिर ये मत पूछना सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजीआई एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इनकम और एजीआई, और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इनकम और अर्न, क्योंकि वहां पे मैं सीधे अर्न इनकम बोल के आगे बढ़ जाऊंगा और ग्रॉस इनकम आगे बोल के बढ़ जाऊंगा, डिडक्शन क्रेडिट व्रेडिट सब आगे बढ़ के निकल जाऊंगा। बिकॉज मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपने मेरे फंडामेंटल्स 30 घंटे मैंने सोचा हुआ है, जैसे आज 1.5 घंटे की क्लास है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में आगे और क्या करने वाले हैं, बड़ा